रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत वफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। आज मैं लेके आऊँ जी केमिस्ट्री क्लास 10th की। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री के अंदर है जी मेरे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का पहले भी मैं लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन से इसकी लिंक ले सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने नहीं सुना मेरा लेक्चर वो आप डिस्क्रिप्शन से ले लें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली में ज्वाइन हो चुकी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और उसके अलावा शेयर भी करें, ठीक है। तो आज मेरे पास टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर अच्छे तरीके के साथ बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैं पहले भी लेक्चर पढ़े होंगे, अगर किसी बच्चे ने वो वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो उसका नुकसान ना हो। डैट्स में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी इसका मतलब डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी आपके पास द कंपोजिशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द कंपोजिशन ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्पेल आपके ठीक कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके के साथ प्यारा भी लगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी मिक्सचर the composition of the reaction mixture remains constant, ठीक है, remains constant, that's called the chemical equilibrium, ठीक है जी। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। केमिकल इक्विलिब्रियम अब यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि नीचे समझ आ जाए। अब यहाँ पे मैंने लिखा है द चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की ऑलरेडी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है, मगर यहाँ पे मैंने इसलिए यही लिखी है ताकि आपके पास जो बच्चे अभी मेरे मतलब पहले लेक्चर नहीं लिया हुआ तो उन्हें भी ये बात समझ आ जाए कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, उनका नुकसान ना हो, ठीक है। मगर फिर भी मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से मैं लिंक लें और वहां से वीडियो जरूर देखें, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। अब यहाँ पे मिक्सचर आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि मिक्सचर वो चीज़ होती है जो आपके पास क्या हो, आपके पास दो चीज़ों से मिलकर बनी हो, ठीक है। वो होमोजेनस हो सकती है, हेटेरो हो सकती है, वो एक अलग बात है। मगर मिक्सचर आपको पता है कि आपके पास दो या तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं आपको पता है जी, यहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं आपके पास वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो दो तरह के होते हैं। एक फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है जी, एक फॉरवर्ड रिएक्शंस होते हैं हमारे पास और दूसरे हमारे पास होते हैं रिवर्स। अब ये दोनों जो रिएक्शंस हमारे पास आते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स, ये हम सारे मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स इन दोनों की कंपोजिशन जो मिक्सर होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट, वो हमारे पास सेम होता है। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास सेम होते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। तो वो बनाते हैं हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आपके पास रिएक्टेंट होते हैं वो रिएक्ट करके आपके पास क्या बना दें, प्रोडक्ट बना दें। वो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, यानी कि इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ देखें रिवर्स रिएक्शन को, तो रिवर्स रिएक्शन वो होता है जो आपके पास प्रोडक्ट होते हैं और प्रोडक्ट क्या करते हैं, रिएक्ट करके हमारे पास रिएक्टेंट बना देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे भी मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। इट इज द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस द रिएक्टेंट, ठीक है। तो वो वाला रिएक्शन जो हमारे पास प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ हो वो रिवर्स होगा, और जो हमारे पास
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हो वो हमारे पास फॉरवर्ड होगा। तो यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट दैट्स कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम की मैंने डेफिनेशन को अच्छे तरीके के साथ समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन सबसे पहले हमारे पास किसने पेश किया? अब इसकी जो डेट है 1869, जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग है मेरे पास, मगर एफएससी लेवल के अंदर अगर आप जाते हो तो वहां पे आपके पास जो डेट दी हुई है वो दी हुई है 1864। तो अगर आपकी बुक के ऊपर 1869 है तो आपने 1869 कर लेनी है, और अगर आपकी बुक के ऊपर 1864 है तो आपने 1864 कर लेनी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हमारे पास मैंने दो लिखे हुए हैं जी आपके पास साइंटिस्ट, एक पी वेग है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास है गर्लबिग, सी एम गर्लबिग। अब ये दोनों ने मिलकर एक सुजेशन दी, और ये दोनों ने मिलकर एक लॉ पेश किया, उसको नाम दिया हमने लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो वाला एक्शन जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके ऊपर हमने अभी बात करनी है। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो डेफिनेशन बनती है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन आपने ऑलरेडी आपके दिमाग में होगा कि डायरेक्टली यानी कि बराह रास्त, यानी कि आपके पास एक चीज बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, उसे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हो, और अगर एक चीज बढ़े और दूसरी कम हो तो उसे आप इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हो। यानी कि अगर ये रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट एक्टिव मास। अब एक्टिव मास क्या होता है इसके ऊपर भी बात करते हैं। एंड द रेट ऑफ reaction is directly proportion to the product of active mass of reactant। ठीक है जी। अब आपके पास क्या है, आपके पास जो रिएक्शन है, जो आपके पास सब्सटेंस है, उसका रिएक्शन का रेट जो आपके पास एक्टिव मास है उसके आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और अगर दूसरी तरफ देखिए तो उसके प्रोडक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, उसके प्रोडक्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो यानी कि आपके पास इसकी डेफिनेशन ये बनती है, द रेट एट विच द सब्सटेंस इज रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एक्टिव मास, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इसका जनरल फार्मूला, जो जनरल रिएक्शंस बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरे पास a प्लस बी है। तो यानी कि उसने पहले क्या कहा था, द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। अब इसके एक्टिव मास का जो रिएक्शन है, जो इसके सब्सटेंस है, वो मैंने a प्लस बी है, और दूसरा मेरे पास क्या है प्रोडक्ट में c प्लस डी। तो इसको जो आप कहोगे, ये जो आपके पास ये वाला है, आपके पास ये वाला जो आपके पास बन रहा है, ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास रिएक्टेंट बन रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये आपके पास क्या बन रहा है जी, ये एक्टेंट बन रहा है। और अगर आप दूसरी तरफ देखते हो तो आपके पास जो ये वाला है, ये वाला आपके पास जो है, ये वाला आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है। तो यानी प्रोडक्ट, और आप उर्दू में इसे क्या कहते हो, आपने 8 क्लास में भी इसे पढ़ा हुआ है। आपने 8 क्लास में किस नाम से पढ़ा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपने 8 क्लास में इसे एक नाम पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे उर्दू में बोल रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। यहाँ पे मैं उर्दू में भी लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। आपने जो रिएक्टेंट को पढ़ा था वो पढ़ा था आपने तामलात, यहाँ पे मैं उर्दू में लिख रहा हूँ तामलात, ठीक है जी, ताकि आपके लिए आसानी हो। अब जो आपने इसके अलावा प्रोडक्ट को पढ़ा था, आपने वहां पे पढ़ा था हासिलात, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसलिए उर्दू में लिख रहा हूँ ताकि आपको इनकी उर्दू भी समझ आ रही, ठीक है जी। तो ये आपने वहां पे पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा था, तो आपको समझ आ गई होगी। तो रिएक्टेंट को आप तामलात कहते हो और प्रोडक्ट को आप हासिलात कहते हो, ये आपने 8 क्लास में भी पढ़ा था। उसके बाद यहाँ पे आप मैंने लिखा हुआ है, क्या किया मैंने, आपके पास सपोज किया, फर्ज किया है, आपके पास जो ए है उसके यानी कि उसका भी मैंने एक्टिव मास लिया है, बी उसका भी एक्टिव मास लिया है, सी उसका भी एक्टिव मास लिया है, और डी का भी एक्टिव मास लिया है। डी ए बी सी इनका एक्टिव मास लेना है, तो इसका मतलब ये है कि इसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या होती है मैं यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है जी।
तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे मैं प्रेजेंट करने लगा हूँ जी आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है आपके पास, ये मेरे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, और इसके मुतबादल मेरे पास ये इसके, तो ये मेरे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये प्रेजेंट कर रही होती है मेरे पास जो मेरे पास एक्टिव मास होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक्टिव मास को प्रेजेंट करने के लिए ए बी सी और डी मेरे पास, ठीक है। तो इनको मैंने एक्टिव मास, इनकी मोलर कंसंट्रेशन मैंने लिखी है। जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो होती है हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो होती है वो हमारे पास होती है इसकी मोलर कंसंट्रेशन। ये मैंने ए बी सी डी को रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। और उसके बाद आगे जो मेन टॉपिक है उसके मुताबिक बात करते हैं अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक अभी हमने पढ़ा है कि आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू इट्स एक्टिव मास। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, तो यानी कि जो आपके पास ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे मैं रेज करता हूँ सारा, यहाँ पे जो आपके पास ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला, ये आपके पास होता है जी, ये आपके पास होता है प्रोडक्ट का और ये आपके पास होता है रिएक्टेंट का। तो मैं ये पहले बात बता चुका हूँ। अब ये जो आपके पास आ रहा है ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, इस एरो का मतलब ये है, ये जो एरो है इस एरो का मतलब ये है हमारे पास कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी दे रहा है हमें और रिवर्स रिएक्शन भी दे रहा है, यानी कि ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये हमारे पास प्रोडक्ट भी बना देता है और रिएक्टेंट भी बना देता है। इस वजह से हमने ये एरो का निशान लगाया हुआ, ठीक है जी। और अब यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है मेरे पास, यानी कि वो ये वाला है। तो ये वाला जो रिएक्शन है यानी कि ये वाला, ये आपके पास क्या है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का यानी मैं मोलर कंसंट्रेशन यानी कि इसके एक्टिव मास में मैंने लिखा हुआ है वो है ये, ठीक है, ए और बी। तो यानी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट ए एंड स्क्वायर ब्रैकेट बी। तो इसके अंदर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है वो शो कर रहा है मेरे पास, जो है मेरे पास क्या है, इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी होता है इसका मतलब ये होता है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, और अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है हमें इस ये वाली जो मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी होती है इसको खत्म करने के लिए आप यूज करते हो कोई कांस्टेंट। अब जो कांस्टेंट होते हैं वो आप मुख्तलिफ तरीके के साथ यूज करते हो। हमारे पास एच हम यूज कर सकते होते हैं, उसके अलावा के यूज कर सकते होते हैं, उसके अलावा आर यूज कर सकते होते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास होते हैं ये एच आर के, एच आप इस जो आपके पास एच है ये आप इंशाल्लाह एफएस लेवल में पढ़ोगे, आर भी एफएस लेवल में पढ़ोगे, मगर यहाँ पे जो आपके पास के है ना, ये के आप तो सिंपल पढ़ते आ रहे हो अपनी बचपन की क्लासेस से, ठीक है। तो इसी वजह से आपको मैट्रिक क्लास में भी के को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को यानी कि इस साइन को खत्म करने के लिए, ये वाले साइन को खत्म करने के लिए आपने यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया। वो कांस्टेंट क्या है के। अब इसको के को हमने इसके साथ छोटा एफ भी स्मॉल एफ भी यूज किया है। तो स्मॉल एफ यूज करने का मतलब ये है कि ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन है। दैट्स वाई हमने के यानी कांस्टेंट यूज किया और उसके साथ हमने अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने एफ यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रेजेंट करने के लिए एफ लगा दिया। और उसके साथ ये जो मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट थी, स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने वैसे का वैसे ए और बी में लिख दिया, ठीक है जी। तो अब सिमिलरली दूसरी तरफ जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब यहाँ पे ये मेरे पास जो है ये मेरे पास क्या है रिवर्स है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो रिवर्स रिएक्शन मैंने पहले ही बताया था, इन एरोज का मतलब ये है कि ये फॉरवर्ड भी है और रिवर्स भी है। तो यानी कि जब आप फॉरवर्ड कर रहे होते हो तो उसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होती है। मगर जब आप क्या कर रहे होते हो, आप जब आप बात कर रहे होते हो रिवर्स की, तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है, आपको पता है कि आपके पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होती है।
अब जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तो फॉरवर्ड, और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी तो रिवर्स। अब ये प्रोडक्ट पहले आएंगी, यानी कि जो हमारे पास रिवर्स है। अब इस वजह से मैंने COD लिख दिया, और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन एज इट वैसे का वैसे लगा दिया जैसे था मेरे पास। अब ये मेरे पास वैसे का वैसे आ गया। अब इसको खत्म करने के लिए मैंने ये यूज करना है के, तो यानी मैंने के यूज कर लिया। अब इसके साथ मैंने ये छोटा आर जो साथ में लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये रिवर्स रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन यानी कि ये प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करके मेरे पास रिएक्टेंट बना रहा है। दैट्स व्हाई मैं इसे कह रहा हूँ प्रोडक्ट रिवर्स रिएक्शन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर किसी का कोई पॉइंट रह गए तो वो वीडियो को रिवर्स करके देखिए, उसे उम्मीद करता हूँ कि समझ आ जाएगी, वगरना वो मुझे कमेंट करे, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने बात मैं जो ऊपर की है वो मैंने लिख भी दी है, वेयर यहाँ पे KF और KR जो मेरे पास है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में क्या है, KF है और KR है, और उसके अलावा मैंने इसका नाम भी लिख दिया हुआ है आपकी बुक के मुताबिक स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, यानी कि ये आपके पास क्या है, आपके रेट कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आपके पास क्या इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि हमने चैप्टर का नाम क्या पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम। जब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास इससे आपने इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके जाना है। आपने इक्विलिब्रियम की टर्म जो है ये आपने एज सच आपने फिजिक्स के अंदर 9th की क्लास में भी पढ़ी थी, और उसके अलावा जब आप इंशाल्लाह 10th क्लास के बाद आप पार्ट 1 में जाओगे तो तब भी आप पढ़ोगे फिजिक्स की किताब के अंदर, पार्ट 1 के FSC पार्ट 1 में फिजिक्स की किताब के अंदर आप पढ़ोगे। और उसके अलावा आप जब पार्ट 2 के अंदर जाओगे तो सॉरी पार्ट 1 के अंदर आप केमिस्ट्री की बुक के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन एज इट ऐसे का ऐसे ही पढ़ोगे। ठीक है जी, तो लॉ ऑफ मास एक्शन FSC लेवल में भी यही है, और आपके पास इस लेवल यानी कि मैट्रिक लेवल में भी यही है। तो आपने इसे अच्छे तरीके के साथ ये समझ लेना है। अब यहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम स्टेट में लिखना है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम होता है यानी कि मुतवाजन, यानी कि दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। अब क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है, ये इक्वल का साइन मैंने लिखा है, और रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो मैंने एग्जांपल यहाँ से मतलब जो मैंने इक्वेशन ड्रॉ की थी वो एक ये है, और जो मैंने दूसरी की है वो मैं कलर चेंज कर देता हूँ वो ये है। अब यहाँ पे मैंने वो दोनों लिख दिए, एक ये मैंने दूसरी लिखी है, और यहाँ पे जो उसका कलर मैंने लिखा हुआ है वो रेड था तो वो ये रेड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो KF है वो एक तरफ मैंने रहने दी है, और जो K वाली टर्म्स है वो मैंने एक तरफ कर ली है, और जो मेरे पास दूसरी है मोलर कंसंट्रेशन वाली वो मैंने एक तरफ कर ली है। अब यहाँ पे KF यहाँ पे वैसे का वैसे आ गया, और जो मेरे पास KR है वो और जो मेरे पास ये है, मेरे पास A और B वो मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर देखूं मैं तो वो मेरे पास देखो जरा, यहाँ पे जो KR था उसे मैंने क्या किया है, वो मैं इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जा क्या होगा, डिवाइड, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है। अब इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ आपने इसे डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब आपने इसे सिंपल वैसे सिंपल जो मेथड है उसके साथ लिख लिया है, इसे आपने KC के नाम के साथ प्रेजेंट किया है। अब KC की वैल्यू की अक्सर डेफिनेशन आपके पास आ जाती होती है, तो आपने लिखना है KC की वैल्यू के अंदर KC इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये मैंने लिखी हुई है KC इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसके अलावा आपने इसका ये वाला फार्मूला ड्रॉ कर देना है। ये वाला फार्मूला आप लिख देते हैं और साथ में ये डेफिनेशन लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे KC इज इक्वल KF ओवर KR। अब यहाँ पे KF जो हमारे पास यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का है, तो वो मेरे पास मैं आपको बताता हूँ कि यानी कि ये अब आपके पास ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन के बराबर है और ये वाला रिवर्स रिएक्शन के बराबर है। तो डेट्स व्हाई आप इसके अकॉर्डिंग वैसे की वैसे इक्वेशन लिख दोगे। अब यहाँ पे आपने लिख दी वैसे की वैसे, इस तरीके के साथ आपकी यहाँ पे ये सारी की सारी क्लियर हो जाती हैं। अब इस तरीके के साथ आपने क्या हुआ है, आपकी ये इक्वेशंस कंप्लीट होती हैं। अब जो आपकी इक्वेशंस थी
वो मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या किया है, आपने सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन को लिखा था, फॉरवर्ड रिएक्शन के बाद आपने रिवर्स रिएक्शन को लिखा था, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए के एफ का यूज़ किया, यहाँ पे के आर का यूज़ किया, इनको इकट्ठे करके लिखा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट में लिखने के लिए आपने इन्हें रिवर्स रिएक्शन को और फॉरवर्ड रिएक्शन को बराबर कर लिया। बराबर करने का मकसद ये था कि आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। फिर आपने इनको इस तरीके के साथ इक्वेशन इनकी लिखी, के वाली एक तरफ कर ली और दूसरी जो आपके पास थी वो आपने एक तरफ कर ली। अब जो आपके पास के वाली थी, यहाँ पे के एफ वैसे का वैसे, ये वाला के आपने यहाँ वाला ले, इस तरह से आपने ये वाला के इस तरफ लेके आए तो ये मल्टीप्लाई होता है, इस तरफ आके डिवाइड हो गया, और ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो इस तरफ आके डिवाइड हो गया। इस तरीके के साथ आपके पास ये मेंटेन होगी। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ आपके पास, आपने यहाँ पे के सी लिखा और के सी को आपने इन दोनों के इक्वल कर दिया। फिर आपने क्या किया, आपने के एफ की वैल्यू लगा दी और के सी की वैल्यू आपने एज इट के एफ और के आर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी, तो आपका यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और उसके अलावा अब आपकी बुक के अंदर भी ये बातें मौजूद हैं, मगर मैंने इसे एक हेडिंग दी हुई है कि वो हेडिंग क्या है, इम्पोर्टेंस। अब जो इम्पोर्टेंस है इसकी, उसके ऊपर बात करते हैं। वो कह रहा है डिस्क्राइब द रिलेशन, ये हमारे पास क्या करता है, रिलेशन देता है बिटवीन एक्टिव मास के दरमियान एंड रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या करता है, रिएक्टेंट के एक्टिव मास को लेता है और उसको एक्टिव मास के रिएक्टेंट को और रेट ऑफ रिएक्शन को, इन दोनों के दरमियान जो तल्लिक है वो हमें प्रेजेंट कर देता है। अब एक्टिव मास जो था हमने पढ़ा ऊपर, उसकी यहाँ पे डेफिनेशन मैंने की हुई है, हैविंग मोलर कंसंट्रेशन यूनिट। इसके पास एक तो मोलर कंसंट्रेशन यूनिट होता है, वो क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और दूसरा इसे प्रेजेंट जैसे किया जाता है वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है जी, वो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ सभी स्टूडेंट को आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको दुनिया की तमाम जहानों की कामयाबियों कामरानियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।